डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अध्याय के अंतर्गत जैव विकास के प्रमाण एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा की थी कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास जीवों में धीरे धीरे क्रमिक रूप से होने वाला वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पूर्व में सरल संरचना वाले जीवों से वर्तमान के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ है। जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पूर्व के सरल संरचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक रूप से वर्तमान के जटिल संरचना वाले जीव का विकास हुआ है। जैव विकास हुआ है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने विविध प्रकार के प्रमाण दिए हुए हैं। तो उन प्रमाणों में से आज मैं चर्चा करूंगा एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी यानी कि शरीर संरचना विज्ञान से प्रमाण। फिर चर्चा करूंगा भ्रूणीय विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी से प्रमाण। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शरीर रचना विज्ञान से प्रमाण यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पौधों में विविधता पाई जाती है, ये हम आप सभी जानते हैं, किंतु फिर भी कुछ लक्षणों में ये जंतु तथा पौधे समानता भी रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की थी पहले ही। विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक रचना इस बात की द्योतक है कि यह जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक रचना में समानता इस बात की द्योतक है कि यह जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। यह समानता दो प्रकार की होती है। एक होती है समजातता या होमोलॉगी या होमोलॉगस समानताएं यानी कि समजात समानताएं एवं समवर्ती समानताएं यानी कि एनालॉगस सिमिलरिटी। रिचर्ड ओवन नामक वैज्ञानिक ने समजातता या होमोलॉगी तथा समवर्तीता यानी एनालॉगस ऑर्गन्स की अवधारणा प्रस्तुत की। तो हम चर्चा करेंगे होमोलॉगी या समजातता। समजातता ऐसी समानता होती है जो समान उद्भव यानी कि ओरिजिन तथा समान मूल रचना के आधार पर होती है, समजातता कहलाती है। यानी कि समजातता ऐसी समानता होती है, इसका आधार क्या होता है
समान उद्भव यानी कि सेम ओरिजिन तथा समान मूल रचना यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कार्य की समानता होना आवश्यक नहीं है। और समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो समान उद्भव यानी कि सेम ओरिजिन तथा मूल संरचना में समान हो किंतु विविध कार्यों के लिए अनुकूलित हो, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो और उनकी संरचना समान हो, परंतु वे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होते हैं, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं अग्रपाद, 4 limbs ऑफ वर्टिब्रेट्स, कीटों के मुख उपांग, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, तथा कुछ पौधों के कांटे एवं प्रतान, स्पाइन्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ सम प्लांट्स। तो सबसे हम पहले बात करते हैं अग्रपाद, 4 limbs के बारे में। हम देखते हैं कि बिल्ली की अगली टांग या पक्षी का पंख या चमगादड़ का पैजेटियम या व्हेल का चप्पू यानी कि पैडल तथा सील के फ्लिपर तथा मनुष्य के हाथ सभी समजातता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बिल्ली, चीता, घोड़ा की अगली टांग हो या पक्षी का पंखें हों, चमगादड़ का पैजेटियम हो, व्हेल मछली का व्हेल स्तनधारी मछली है, उसके पैडल्स हों या चप्पू हों, सील का फ्लिपर हो या मनुष्य का हाथ हो, ये सभी क्या हैं? समजातता शो करते हैं, यानी कि समजात अंग है। क्योंकि इन सभी अंगों की मूल रचना समान है, क्योंकि इन सभी में ये सभी अंग किससे बने हुए हैं? ह्यूमरस से बने हैं। सबसे ऊपर वाली हड्डी ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, फिर कार्पल्स है, फिर मेटाकार्पल्स है एवं अंगुलियां नामक अस्थियां पाई जाती हैं। मतलब कि ये जो मनुष्य का हाथ है या बिल्ली का पैर है या व्हेल का चप्पू है, पैडल है, या पक्षी का पंख है और चमगादड़ का पैजेटियम, ये सब क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन है। इनके देखिए कार्य अलग अलग हैं, परंतु इनकी संरचना, मूल संरचना समान है। क्यों मूल संरचना समान है? क्योंकि ये सभी अंग, हाथ, पैजेटियम, चप्पू, पैर, किसके बने होते हैं? रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलेंजिन नामक अस्थियां के बने होते हैं। सभी का उद्भव भी समान होता है और सभी का भ्रूणी परिवर्धन भी भ्रूण के समान भाग से होता है, परंतु सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पैजेटियम उड़ने के लिए, व्हेल का चप्पू तथा सील का फ्लिपर तैरने के लिए, बिल्ली, चीता, घोड़ा, गाय, इन सब की अगली टांगें दौड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं, जबकि मनुष्य का हाथ पकड़ने का कार्य करता है। अतः ये सभी अंग क्या हैं? समजात अंग हैं। तो समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न करते हैं या विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हमारा दूसरा उदाहरण है कीटों के मुख उपांग, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स।
विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग माउथ पार्ट्स, जैसे कि कॉकरोच के मुख्य उपांग काटने एवं चबाने के लिए यानी कि कटिंग एंड च्यूइंग के लिए, मच्छर के मुख्य उपांग भेदने एवं चूसने के लिए, पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए, मक्खी के जो मुख्य उपांग होते हैं स्पंजी होते हैं यानी कि रस को पीने के लिए, तथा तितली के जो मुख्य उपांग होते हैं साइफन यानी कि साइफनिंग प्रकार के होते हुए भी क्या है मूल रचना में समान है, क्योंकि इन सभी के मुख्य उपांग मूलतः एक लैब्रम, देख रहे हैं, एक लैब्रम, 2 जोड़ी मैग्जिली, 1 जोड़ी मैंडिबल से बना होता है। ये सभी प्रकार के मुख्य उपांग बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, किंतु सभी की मूल संरचना एक समान होती है। अतः ये क्या होते हैं, समजात अंग के उदाहरण हैं। कीटों के मुख्य उपांग समजात अंग के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि सभी कीटों, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो तितली हो, चाहे वो कॉकरोच हो, उन सब की संरचना में मूलतः क्या होते हैं, एक लैब्रम, 1 जोड़ी मैंडिबल, 2 जोड़ी मैग्जिली भाग लेते हैं। परंतु ये जो मुखांग होते हैं सभी कीटों में अलग अलग कार्य करते हैं। इसलिए जो कीटों के मुख्य उपांग हैं ये क्या है, समजातता के उदाहरण हैं। ठीक है। उसी प्रकार से पौधों से भी हमें समजातता के उदाहरण मिलते हैं। जैसे बोगनविलिया पौधे के कांटे तथा कुकुरबिट्स यानी कि कद्दू, लौकी, नेनुआ, तरोई, करेला आदि सब के पौधों के जो प्रतान होते हैं यानी कि टेंडिल होते हैं, जिनके सहारे ये पौधे किसी आधार पर चढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। यानी कि बोगनविलिया का जो कांटा होता है ये भी क्या है, ऊपर चढ़ने के मतलब इस पौधे को ऊपर चढ़ने में सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से कुकुरबिट्स के पौधों में टेंडिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी चढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, टेंडिल्स और स्पाइंस क्या है, समजात अंग है, क्योंकि इनकी स्थिति यानी कि स्पाइंस की स्थिति और टेंडिल की स्थिति क्या है, एक्सिलरी होती है, यानी कि ये तने और पत्तियों के बीच से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने चर्चा की समजातता के बारे में, समजातता के उदाहरण के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे समरूपता। समरूपता क्या होती है? यह समानता कार्य के आधार पर होती है, किंतु इनमें उद्भव यानी कि ओरिजिन तथा मूल रचना की समानता होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ऐसी समानता जिनमें अंगों की संरचना एवं उद्भव यानी कि उत्पत्ति अलग अलग होती है, परंतु ये कार्य समान करते हैं। ठीक है। और एनालॉगस ऑर्गन यानी कि समरूप या समृद्ध अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो समान कार्य करने के कारण समान दिखलाई पड़ते हैं, किंतु इन अंगों की उद्भव तथा मूल संरचना में अंतर होता है।
समरूप या समवर्ती अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? पंखे, डंक, पखने, फ्लीपर और चप्पू यानी कि फिन्स, फ्लिपर्स एंड पैडल्स, और कुछ पौधों की जड़ एवं तने। तो पहले चर्चा करते हैं पंखों के बारे में। पंख क्या करते हैं? हवा में उड़ने का कार्य करते हैं। कीटों यानी कि इंसेक्ट्स, टेरोडैक्टाइल जैसे विलुप्त सरीसृप, पक्षियों यानी कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षियों बर्ड्स तथा चमगादड़ यानी कि बैट्स में ये उड़ने के अंग पाए जाते हैं। इन सभी के पंख उड़ने के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं यानी कि एडाप्ट होते हैं। यद्यपि इन सभी के पंखों की मूल रचना भिन्न भिन्न होती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन तरह के जीवों के पंख दिखाई दे रहे हैं। एक इंसेक्ट है जिसे हम या कहते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई, उसमें क्या है? एक उसका पंख है, फिर चिड़िया का पंख है, फिर चमगादड़ का पंख है। इसी तरह एक जंतु होता है टेरोडैक्टाइल, वो विलुप्त हो चुका है, विलुप्त सरीसृप है वो, ठीक है ना। ये सब क्या है? पंख हैं, और तीनों का काम क्या है? उड़ना, उड़ने में सहायता करना, जंतु के उड़ने में सहायता करना। पंखों का कार्य समान है, परंतु इनकी उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति एवं मूल संरचना क्या है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न है। कीटों के पंख झिल्ली सदृश मेम्ब्रेनस होते हैं। टेरोडैक्टाइल के जो पंख होते हैं अंगुलियों, धड़ तथा पिछली टांगों के बीच खिंची त्वचा से बने होते हैं, और पक्षियों में अग्रपादों पर पिच्छ यानी कि फीदर्स बांधते हैं, जबकि चमगादड़ का पंख हाथ की चारों अंगुलियों, ठीक है, चारों दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तथा धड़ के त्वचा के एक वलन यानी कि फोल्ड के द्वारा बना होता है, जिसे हम कहते हैं पैजेटियम कहते हैं। अतः इन सभी जंतुओं के पंखों का विकास अलग अलग प्रकार से हुआ है, किंतु सभी में पंख क्या है? उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, अर्थात समान कार्य करते हैं। इसलिए ये जो पंख होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डंक भी क्या है? समरूप अंग के उदाहरण है या समवर्ती अंग के उदाहरण है। बिच्छू तथा मधुमक्खी के डंक क्या है? समरूप अंग है, क्योंकि समान कार्य करते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं। बिच्छू का डंक उदर के अंतिम खंड का रूपांतरण होता है, जबकि मधुमक्खी में डंक क्या कहता है? अंडक्षेपक यानी कि ओविपोजिटर का रूपांतरण होता है। अब हम चर्चा करते हैं पखने, फ्लीपर और चप्पू। पखने यानी कि फिन्स, फ्लीपर यानी फ्लीपर, और चप्पू यानी कि पैडल्स। जल में पाई जाने वाली मछलियों के पखने यानी कि फिन्स, ये सील या पेंगुइन पक्षी के फ्लीपर, और व्हेल या डॉल्फिन जैसे स्तनधारी के चप्पू जल में तैरने का कार्य करते हैं, इसलिए ये समान प्रतीत होते हैं।
लेकिन रचना के आधार पर व्हेल के चप्पू तथा सील के फ्लिपर अग्रपादों यानी कि अगले पैरों यानी कि फोर लिम्स के रूपांतरण होते हैं, क्योंकि इनकी मौलिक रचना पंचांगुलिया यानी कि पेंटाडैक्टाइलिक प्रकार की होती है, जबकि मछलियों के पखने फिन रे यानी कि FINRAY फिन रे के बने होते हैं। अतः मछलियों के पखने यानी कि फिन्स तथा व्हेल के चप्पू यानी कि पैडल तथा सील के फ्लिपर समरूप अंग होते हैं। अब हम पौधों से भी हमें क्या मिलते हैं, समवर्ती अंग यानी कि समरूपता के उदाहरण मिलते हैं। पौधों में क्या होते हैं, मूल यानी कि जड़, तना तथा पत्ती के विभिन्न रूपांतरण भी समरूपता को दर्शाते हैं। जैसे शकरकंद क्या है, भूमिगत जड़ होता है, जबकि आलू क्या है, भूमिगत तना है। और इन दोनों का कार्य क्या है, समान है, यानी कि भोजन को संचित करना, परंतु इनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। जैसे तना किससे मिलता है, परांकुर से उत्पन्न होता है, और जबकि जो जड़ होता है वो मूलांकुर से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है जिसमें भोज पदार्थ संचित होता है, जबकि शकरकंद क्या है, वो रूपांतरित जड़ होता है जिसमें कि भोज पदार्थ संचित होता है। आज अपनी क्लास अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भ्रौणकी से प्रमाण टॉपिक पर चर्चा करेंगे।